हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते बच्चों आप सब बहुत ही मस्त होंगे। तो बच्चों अब हम लोग आ चुके हैं क्लास 9 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी 2023 की अगली सीरीज़ में। ठीक है, हम लोग कर क्या रहे हैं बच्चों, इसमें 5 साल का मॉडल पेपर को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 5 साल मॉडल पेपर को यदि बच्चों आप लोग इस 5 साल को 2019, 20, 21, 22 और 23 ये 5 साल को मॉडल पेपर को अगर आप कर लेते बच्चों, तो अब बता रहा हूँ कि एक भी प्रश्न आप लोग का एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, इसमें से पहले बच्चों ये आज इसका सेकंड सीरीज है। इसका पहला सीरीज में इसका 2019 का सेट 1 को साइंस का सेट 1 हम करा चुके हैं। ठीक है, यदि आप उसे नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ने देखा। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट किए कि इसका नेक्स्ट सीरीज़ बहुत जल्दी ले आइए, जिसमें से था रोशन बारला, राहुल राज, मिस्टर शाही। ठीक है, उसके बाद थे एफ के आर्ट वर्ल्ड। ठीक है, ये जो देवघर थे ये मैथ लाने के लिए कह रहे थे। तो बच्चों मैथ भी बहुत जल्दी आ चुका है। ठीक है, मैथ भी आ चुका है, बहुत जल्दी आप लोग के सामने प्रस्तुत होगा। ठीक है, उसके बाद कृष्णा गुप्ता, ये भी कमेंट किए थे कि नेक्स्ट प्लेस। ठीक है, कृष्णा गुप्ता ने कमेंट किए क्या कि योर वॉइस इज़ सो क्यूट। थैंक यू बहुत चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से 5 साल हम लोग मॉडल पेपर को करेंगे बच्चों। ठीक है, जिसमें से सेट 2 को आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग का 5 साल का करवाया जा रहा है, जिसमें से 2019 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो मॉडल सेट इसका सेट 1 साइंस का करवा चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो करेंगे बच्चों इसका सेट 2 को करेंगे। इसके बाद आप लोग का 2020 का जितना मॉडल सेट है वो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। 2020 में आपका सिर्फ सेट एक ही है, इसमें सेट 1 ही आपका है। ठीक है, तो इसको भी बहुत जल्द आप लोग के सामने हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जितना से ज़्यादा कमेंट करेंगे वह उतना जल्दी आप लोग के पास वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए बच्चों और लाइक कीजिए। ठीक है, और आप आगे वीडियो पाने के लिए बच्चों आप हमारे चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए बच्चों। ठीक है, तो ये अब हम लोग करेंगे साइंस का सेट 2। ठीक है, देखिए इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल, वेग, त्वरण या विस्थापन। तो बच्चों वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। त्वरण का परिभाषा ही होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यही परिभाषा होता है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन सही है। ठीक है, तो गति का 3 समीकरण था बच्चों। ठीक है, जिसमें से देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गति का 3 समीकरण था। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे कौन सा नहीं है, तो जो नहीं था वही हम लोग उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गति का जो 3 समीकरण था वो क्या क्या था पहले वो जान लो। तो गति का जो पहला समीकरण था ये था v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा समीकरण जो था वो था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये भी था। ठीक है, और ये भी था बच्चों भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, गति का 3 समीकरण जो है बच्चों ये तीनों रहता है। ठीक है, तीनों है। ठीक है, लेकिन कौन सही नहीं है, तो आप ये डी वाला जो देख रहे हैं बच्चों ये सही नहीं है। ठीक है, भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2s, चूंकि यू स्क्वायर को यहाँ पे माइनस में होना चाहिए। क्यों, यहाँ पे देखिए आप यू स्क्वायर जब ये साइड चला जाएगा तो माइनस में होना चाहिए, यानी कि ये समीकरण आपका नहीं है बच्चों। बाकी ये तीनों समीकरण आपका है, गति का जो 3 समीकरण है ये तीनों है, ये नहीं है। तो कौन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार बच्चों इस तीनों समीकरण को एक जगह लिख लो, 2 बार से 3 बार आप प्रैक्टिस करो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं अगला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना एक चाल का फॉर्मूला होता है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, जो दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी कितना दिया हुआ है बच्चों, तो दूरी यहाँ पे 100 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है, तो 100 लिख देंगे। और समय कितना दिया हुआ है, यहाँ पे समय जो दिया हुआ है बच्चों 2 घंटा। ठीक है, तो 2 घंटा से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50 पर, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक कार
अच्छा ये तो हो गया थर्ड नंबर ना। 4 नंबर है ना, किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। ठीक है, तो किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्या है? तो ऑप्शन है यहाँ पे द्रव्यमान, बल, चाल, संवेग। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। किसी वस्तु का जड़त्व का माप उसका द्रव्यमान पर है कि उसका कितना द्रव्यमान है। जिसका ज़्यादा द्रव्यमान होगा बच्चों, उसका उतना ज़्यादा जड़त्व होगा। जैसे कि हम लोग पिछले वाले सेट में हम लोग किए थे कि रेलगाड़ी का सबसे ज़्यादा द्रव्यमान था, तो उसका जो जड़त्व है सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो किसी वस्तु का जड़त्व की माप किस पे निर्भर करता है बच्चों? तो द्रव्यमान पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दर से त्वरित करने पर कितना बल की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो यहाँ पे बल निकालने बोल रहे हैं बच्चों। बल को हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं एफ से, किससे मेजरमेंट करते हैं? एफ से बच्चों। तो एफ बराबर क्या होता है? एम ए। क्या होता है? एफ बराबर एम ए। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एफ का मतलब होता है फोर्स। फोर्स निकालने बोल रहा है, तो एम, यहाँ पे मास कितना है बच्चों? देखिए 2 केजी मास दिया हुआ है ना, द्रव्यमान कितना है? 2 केजी, तो 2 लिख देंगे। और ए कितना दिया हुआ है यहाँ पे? देखो एक्सेलरेशन कितना से त्वरित हो रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो 5 से गुना कर देंगे। अब क्या हो जाएगा बच्चों? 5 दूनी 10। ठीक है, और 10 क्या होगा यहाँ पे? तो न्यूटन होगा। क्यों? क्योंकि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, यानी कि 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर। देखिए, रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है बच्चों, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रॉकेट का जो प्रणोदन है वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। बच्चों याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या है ना। यानी गुरुत्वाकर्षण जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? तो उसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एन एम स्क्वायर बटा के जी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है आगे? हाँ, जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा उस वस्तु के ऊपर की ओर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? उस वस्तु के ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल, ठीक है, चुंबकीय बल, घर्षण बल। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्लावन बल। ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु, मान लो कोई भी वस्तु पानी में डूब रहा है। ठीक है, तो पानी में डूब रहा है तो नीचे से क्या होता है? उसको धकेलता है, ऊपर करने के लिए वो धकेलता है। ठीक है, जैसे अभी कोई भी इंसान अगर पानी में डूबता है तो वो क्या होता है? धीरे ऊपर धकेलता है, कोशिश, नीचे से बल एक आता है। ठीक है, वो ऊपर धकेलता है। उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावन बल। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। कितना है? 9 नंबर क्वेश्चन। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? काइनेटिक ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है K इज इक्वल टू काइनेटिक ऊर्जा, यही ना। कि गतिज ऊर्जा को K से हम लोग डिनोट करते हैं, तो 1/2 mv², यही फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। ठीक है, तो यदि किसी पिंड का विस्थापन अगर शून्य है बच्चों, तो उस बल द्वारा उस पर किया गया जो कार्य होगा वो 0 जूल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगर उसका विस्थापन शून्य है तो उसका जो बल होगा वो भी क्या होगा? 0 जूल होगा। ठीक है, उसका कार्य जो होगा, है ना, उस पर जितना बल लगाया गया है उस पिंड पर, उसका कार्य कितना होगा? 0 जूल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का, ठीक है, एनर्जी का व्यावसायिक मात्रक, कॉमर्शियल यूनिट अगर हम लोग देखें बच्चों तो ये होता है kWh। ठीक है, किलोवाट घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे होती है तो कैसी तरंगे होती है बच्चों? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्वनि तरंगे जो होती है बच्चों वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रोता प्रास क्या है?
ठीक है, यानी कि अगर हम अगर आम इंसान सुनने की जो क्षमता होता है वो उसका प्रास कितना बच्चों, तो उसका प्रास जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, यदि अगर 20 हर्ट्ज से हम कम अगर आवाज़ हो, कम साउंड हो तो हम लोग नहीं सुन सकते हैं, और 20,000 से अधिक अगर साउंड हो बच्चों तो हम लोग बहरे हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग किसके किसके बीच के साउंड को सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, उससे कम वाले को नहीं सुन सकते हैं। 20 से कम वाले को बच्चों कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो होता है ना, चूहा वगैरह नहीं दिखते, थोड़ा सा भी आवाज़ करता है तो चूहा फटाक से भाग जाता है, तो 20 हर्ट्ज से कम आवाज़ को सुन सकता है। ठीक है, और 20,000 ज़्यादा से हर्ट्ज को जो होता है सोनोरस में प्रयोग होता है, जैसे कि आप लोग का ये पानी जहाज है वहाँ पे आप लोग का प्रयोग होता है, मेडिकल वगैरह में होता है ना, अस्पतालों में, औषधियों में, ये सब में होता है ये 20,000 ज़्यादा से आवाज़ का। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवाज़, तो हम लोग का प्रास कितना है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। आगे बनाते बच्चों, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है, तो पदार्थ पूछ रहा है, इनमें से कौन पदार्थ है बताओ। स्नेह, गंध, घृणा, वायु। बताओ, स्नेह जो मम्मी अपने बेटे लोग से प्यार करती है, ठीक है, वो स्नेह जो होता है वो क्या कोई पदार्थ है, नहीं, नहीं है, ये पदार्थ नहीं है। गंध, बताओ आपका जो सेंट वगैरह आता है वो क्या पदार्थ है, नहीं, वो भी तो नहीं है पदार्थ। घृणा, घृणा करना मतलब किसी से हेट कर रहे हैं आप, बताओ किसी से हेट कर रहे हैं तो क्या वे पदार्थ है, नहीं, ये भी नहीं। वायु, वायु एक पदार्थ है बच्चों, वायु क्या है, एक पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये गैस है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है ना, तो ये क्या है, पदार्थ है। चलो आगे बनाते हैं, किस अवस्था में, ठीक है, पदार्थ का एक परिभाषा भी होता है, क्या है बच्चों, कि जो आयतन, जिसका आयतन हो और जो आकार को, स्थान को घेरती है उसी को, तो वायु भी तो स्थान को घेरता है कुछ ना कुछ। ठीक है, घृणा, ये सब तो क्या है, स्नेह, लव, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ नहीं है ना, वायु क्या है, पदार्थ है। चलो आगे देखते हैं 15 नंबर क्या लिखा हुआ है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो अणुओं की ऊर्जा किस में ज़्यादा होती है बच्चों, ठोस में, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं, तो गैस में जो होती है अणुओं की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है बच्चों। क्यों, क्योंकि गैस में जो होता है, ठीक है, एक चीज़ और समझ लो, ठीक है, इसका जो कण होता है बच्चों, ठोस का जो कण होता है एकदम सटा सटा होता है। ठीक है, इसका कण जो होता है एकदम पूरा सटा सटा होता है। ठीक है, और द्रव का गैस जो होता है मीडियम में होता है, लगभग समांतर क्रम में इस तरीके से होता है, और गैस का जो कण होता है बच्चों बहुत दूर दूर तक होता है। ठीक है, और इसका जो ऊर्जा होता है, अणुओं की ऊर्जा सबसे ज़्यादा जो होता है गैस में होता है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बोल दिया कि किस अवस्था में अणु का रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, तो रिक्त स्थान किस में आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो गैस में। ठीक है, किस अवस्था में कणों की संख्या सटे सटे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ठोस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, किन में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो गैस में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो हमने क्या बताया बच्चों, ठीक है, इसका चैप्टर भी हमने पढ़ा रखा था। ठीक है, यदि आप चैप्टर वाइज पूरा एमसीक्यू नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, किसके बराबर है, ठीक है, तो सेल्सियस में हम लोग को किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है, तो सी से के की तरफ जाएगा बच्चों, तो 273 को हम लोग को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, 273 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब सी से हम लोग को के की तरफ जाना है, सेल्सियस से केल्विन की तरफ, तो 273 में से प्लस कर देंगे, तो 10 को प्लस कर देंगे 273, तो कितना हो जाएगा, 283 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यदि बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, बोल देगा कि यहाँ केल्विन में दिया हुआ है, यानी केल्विन में दिया हुआ और सेल्सियस में चेंज करना है, तो आपको वही 273 को ही याद रखना है, बस क्या करना है, 273 को माइनस करना है, 273 को माइनस करना है। क्लियर हो गया। ठीक है, अगर सी से के की तरफ जाएंगे तो 273 को प्लस करेंगे, और के से सी की तरफ जब आएंगे तो 273 को माइनस करेंगे। क्लियर है, चलो आगे बनाते बच्चों। 17 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन विलयन है, तो इसमें से बताना बच्चों कौन सा विलयन है। ठीक है, जब दो
दो मिश्रण घुल जाता है, दो तत्व घुल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ घुल जाता है। तो साबुन विलयन ये नहीं है विलयन बच्चों। लवण विलयन ये विलयन है, क्योंकि नमक और पानी को अगर हम मिला देते हैं तो एक विलयन बन जाता है। चौक जल का मिश्रण, ये चौक और जल को अगर हम लोग मिलाते हैं बच्चों तो नहीं मिलता है। स्टार्च विलयन ये भी नहीं मिलता है। ठीक है, ऊपर ऊपर छिपला हुआ रहता है। तो यहाँ पे लवण विलयन है, ये क्या है, एक विलयन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बनाते बच्चों, क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण है। ठीक है, तो चांदी ये तो एक सिंगल तत्व है बच्चों, ये किसी का मिश्रण नहीं। हाइड्रोजन ये भी सिंगल तत्व है। ठीक है, जल और वायु, जल भी आपका मिश्रण में नहीं आएगा। वायु बच्चों ये है आपका मिश्रण। ये क्या है, मिश्रण। बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है ये। ठीक है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है वायु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं, आवोगाड्रो की संख्या का मान क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पूछा गया सवाल है। आवोगाड्रो की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 4। इसमें से सही उत्तर जो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, देखो हम ये लिख के क्यों बता रहे बच्चों, क्योंकि लिखने से कभी कभी दिमाग में छप जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लिख के बता रहे, वरना ऑप्शन सी मार के हम चले जाते बाहर। ठीक है, मतलब आगे चले जाते। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवोगाड्रो की संख्या तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले H2O का अनुभार निकालना होगा। ठीक है, पहले फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या होता है, एक मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा अनुभार। और हम लोग को क्वेश्चन क्या निकालने बोल रहा है, द्रव्यमान बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। मोल कितना दिया हुआ है, मोल दिया हुआ बच्चों 0.5, तो 0.5 लिख देंगे। ठीक है, बराबर द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे द्रव्यमान लिख देंगे, द्रव्यमान। ठीक है, और अनुभार किसका निकालना है बच्चों, जल का अनुभार निकालना है। तो जल का अनुभार कैसे निकलेगा, तो H2O होता है। तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है कितना है बच्चों, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का है आपका 1 है। ठीक है, और कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है बच्चों, तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है 16, और कितना ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है, तो 1 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 16। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 18। मतलब कि जल का जो अनुभार हो गया वो कितना हो गया, 18 हो गया। तो अनुभार हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 18। ठीक है, अब देखिए ये 5 0.5 और ये 18 जो है, ये 18 डिवाइड में है, इधर आके किस में हो जाएगा, 0.5 से मल्टीपल हो जाएगा, गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड वाला इधर आके गुना में हो जाता है। तो यहाँ कर देंगे 0.5 गुना 18, और इधर बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, तो अब दोनों को गुना कर दो। 18 को 5 से 0.5 से जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 18×5 = 90 और एक पॉइंट लगा देना है, तो कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 9 आ जाएगा बच्चों, यानी कि 9 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान निकल गया 9 ग्राम। तो कहाँ है ऑप्शन, तो पहले इतने स्क्रीनशॉट ले लो, फिर खोजेंगे हम लोग। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बनाते बच्चों, क्या लिखा हुआ है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का भार का अनुपात कितना होता है, जल का। ठीक है, तो अभी हम लोग निकाले थे बच्चों, जल का पहले निकाल लो। ठीक है, अनुभार कितना होता है, H2O। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है 1 होता है। ठीक है, और कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 2 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, और कितना ठो ऑक्सीजन है, 1 ठो है, तो कितना हो जाएगा, 16। अब दोनों का अनुपात जब निकालेंगे बच्चों, ठीक है, 2:16, और इसको जब काटेंगे तो 1 दूनी 2, 8 दूनी 16, यानी कि 1:8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात पूछा तो कितना लिखेंगे हम लोग, 1:8। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो रदरफोर्ड अल्फा कण जो प्रकीर्णन है ये किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, तो ये परमाणु केंद्रक का।
ठीक है, परमाणु केंद्रक का ही के लिए यह उत्तरदायी है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है। ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ बोल रहा है Cn आयन। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोरीन का हम लोग संयोजकता निकाल लेते हैं, Cl का संयोजकता। तो Cl का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों, 17 होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सभी घरों में डालते हैं तो सबसे पहला घर में 2, दूसरा घर में 8 और तीसरा घर में कितना बोले थे बच्चों, 8 भरता है, लेकिन यहाँ पे 17 है तो यहाँ 7 लिख देंगे। इसका संयोजकता कितना निकल गया, 8 निकल गया। ठीक है, क्लोरीन का सिंपल संयोजकता कितना निकल गया, 7 निकल गया। ठीक है, अब क्या होता है, जब इसमें हम क्लोरीन परमाणु में, इस क्लोरीन परमाणु में एक अगर जोड़ देते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन एक और अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, क्लोराइड आयन बन जाता है। चूंकि हम लोग को यहाँ पे क्लोराइड आयन का संयोजकता पूछा है, तो ठीक है, तो क्लोरीन का 7 हो गया और इसमें अगर एक जोड़ देते हैं तो क्लोराइड आयन बन जाता है। तो इसका मतलब कि इसका संयोजकता कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल से फिर से समझ लो एक बार, क्लोरीन का जो संयोजकता है वो 7 है। ठीक है, और अगर हम इसमें एक जोड़ देते हैं तो क्लोराइड आयन बन जाता है। तो एक इसमें एक परमाणु जोड़ दो इसमें, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन देखें बच्चों तो ये है 1000 गुना, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है, तो पोषण संबंधी है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि खाने का पोषण का मतलब क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, तो पादप और जंतु कोशिका में जो पोषण का ये है वो क्या है, सब दोनों का अलग अलग है। ठीक है, ये पादप कोशिका जो है वो अलग तरीके से पोषण करता है और जंतु कोशिका अलग तरीके से, यानी कि पोषण संबंधी इसका अंतर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बनाते हैं, मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाया जाता है। ठीक है, पाए जाते हैं हरित लवक, अंतरकोशिकीय स्थान, स्वलेरिड्स या फिर चालनी पट। तो इसका राइट आंसर स्क्लेरिड्स होता है बच्चों, यानी कि स्वलेरिड्स होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग, कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कॉर्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है बच्चों, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लैक्टेस, सेलुलोज, सुब्रीन, लैग्निन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, सुब्रीन। कॉर्क कोशिका में जो पाया जाता है सुब्रीन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये किस में पाई जाती है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं। यहाँ पे ऑप्शन है दृढ़ उत्तक, अस्थि, उपास्थि, रक्त में। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपास्थि में, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। तो ज्वाला कोशिकाएं किस में पाई जाती है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेप वर्ग में, गोल कृमि में, कीट में, जोंक में। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा टेप वर्ग में। ज्वाला कोशिकाएं जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, टेप वर्ग में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। मेंढक है, मेंढक क्या है बच्चों, उभयचर है, सरीसृप है, कृमि है, आर्थ्रोपॉड है। तो बच्चों ये मेंढक जो है ये जमीन में भी रहता है, स्थल में भी रहता है और पानी में भी रहता है। ये क्या है, अब उभयचर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका पहला राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एनेलिडा। एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को कहते हैं। ठीक है, तो एनेलिडा में क्या क्या आ जाता है बच्चों आप लोग का, इसमें केंचुआ और जोंक वगैरह आ जाता है। तो इसमें जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नेफ्रेडिया, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। एनेलिडा के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, केंचुआ और जोंक वगैरह आता है। ठीक है, तो और इसका उत्सर्जन तंत्र को क्या कहते हैं, नेफ्रेडिया। ठीक है, नेफ्रेडिया। चलो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो गया। आगे बनाते, एक विश्वव्यापी बीमारी है, यानी कि पूरा विश्व में है वैसा बीमारी कौन है, टीबी, हैजा, सिरदर्द। तो ये एड्स। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा एड्स। एड्स जो है पूरा सर्वव्यापी बीमारी है। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं हम लोग। एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग किसको बोलते हैं बच्चों, जो एक जगह से दूसरे जगह फैलते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग, हैजा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों हैजा। हैजा जो है ये क्या है, एक संक्रामक रोग है। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। 36 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है, यानी प्राकृतिक संपदा कौन नहीं है, खेत, जल, वायु, कोयला। तो यहाँ पे खेत जो है बच्चों ये प्राकृतिक संपदा नहीं है। ठीक है, खेत को खुद से बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ भूमि अगर लिख देता
ठीक है, तो यहाँ पे प्राकृतिक संपदा हो जाता है। लेकिन खेत कोई प्राकृतिक संपदा नहीं है, खेत को हम लोग खुद से बनाते हैं, है ना। भले जमीन वही रहता है लेकिन खेत का जो प्रारूप देते हैं हम लोग देते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संपदा जल हो गया, वायु हो गया, कोयला हो गया। प्राकृतिक संपदा कौन नहीं है? तो खेत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ओजोन है। तो ओजोन क्या है बच्चों? द्रव है, वाष्प है, ठोस है या गैस है? तो ओजोन जो है बच्चों एक प्रकार का गैस है, ठीक है, जो हमारे आसमान का एक परत में पाया जाता है, ठीक है। और ये अगर बोल दिया ओजोन परत का अपक्षय कैसे हो रहा है बच्चों, तो आपको बताना है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पिछला सेट में भी बताए थे हम, है ना। तो ओजोन का जो किसके कारण अपक्षय हो रहा है? तो CFC के कारण। और ये क्या है? एक गैस है। ये क्या करता है बच्चों? सूर्य की तीखी किरणें को रोकता है, ठीक है। यदि ओजोन परत नहीं होता तो हम लोग के पास क्या आता है? तीखी किरण आता, सूर्य का बहुत तेज धूप पड़ता, जिसके कारण हम लोग का चर्म रोग, कैंसर वगैरह वगैरह हो जाता, ठीक है। तो ये ओजोन परत हम लोग के लिए बच्चों बहुत लाभदायक है, ठीक है। और ये जो इसका अपक्षय हो रहा है CFC के कारण हो रहा है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ये CFC कहाँ से निकलता है बच्चों? जो फ्रिज वगैरह आप घर में चलाते हैं ना, उससे जो गैस निकलता है वही CFC है, और वही सबसे ज़्यादा उसको हानि कर रहा है ओजोन परत को। क्लियर हो गया? चलो आगे बनाते हैं। एक प्राकृतिक संपदा है। अच्छा, प्राकृतिक संपदा, तो प्राकृतिक संपत्ति कौन है? इसमें से जल, वायु, मिट्टी, ठीक है, इन ये सभी। तो इसमें जो प्राकृतिक संपदा है बच्चों ये सभी है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर D4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं। EDP क्या है? तो EDP क्या है बच्चों? यहाँ पे ध्रुमक, उर्वरक, हार्मोन या प्रतिजैविक। तो EDP जो है बच्चों ये है क्या? धूमक। क्या है? धूमक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं बच्चों। एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो सूक्ष्म पोषक तत्व पिछले वाले सेट में बताया था, बोले ना बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को सेट से ही मिलने लगेंगे अब धीरे धीरे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का पूरा 40 क्वेश्चन, ठीक है, इस सेट 2 का। इसके बाद जो आने वाली वीडियो है बच्चों आपका 2020 का मॉडल सेट बहुत जल्द आने वाला है। जितना से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है, बहुत जल्द आएगा। और मैथ का स्टार्ट हमने कर दिया बच्चों, ठीक है, मैथ भी आप लोग को बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। मैथ का जो 2019 से मतलब 5 साल का मॉडल सेट आप लोगों को करवाएंगे बच्चों, ठीक है, जो कि आप लोग का एग्ज़ाम को बहुत बेहतर बनाएगा, ठीक है। आप लोग को हिम्मत नहीं हारना बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। बोला जाए तो आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, ठीक है। तो जो बच्चों ज़रूर रंग लाएंगे, आप लोग कोशिश एकदम पूरा करते रहिए, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज़ को लेकर, ठीक है, मिलते हैं। धन्यवाद।